Next topic of physics chapter 2, units and measurement, in the subtopic of error, is combination of errors. When there is involvement of measurements of several entities in an experiment, then several calculations may be required to perform among these measured values. We In physics we come across so many different experiments, so many different quantities. All these different quantities has to be measured using different methodology, different instruments, different formulae, right? So many calculations are required to carry out these measurements, to find out these measured values. So it is essential to learn how errors are propagated in the final result, how errors arise from a single quantity and they travel through the calculations and reach the final result. And we have to eliminate the error from the final result itself. So we have to take care of each and every step where error has originated and started propagating through the formulae, through the calculation into the final result. Let us take an example of determining acceleration due to gravity at some location using simple pendulum. You know that कि जो acceleration due to gravity होती है, ये ICSE वालों को पता होगा बच्चों को, कि जो acceleration due to gravity होती है, that is related with the time period of simple pendulum. अब तुम्हें पता होगा कि time period of simple pendulum, इसका फॉर्मूला है 1/2 pi अंडर रूट L by G. अब तुम्हें बोला कि इसे G का फॉर्मूला बनाओ, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स करके अगर G को शिफ्ट किया तो ये फॉर्मूला बनेगा 4 pi स्क्वायर L by T स्क्वायर. मतलब अगर मुझे G निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम, किसी भी एक लोकेशन पे, ठीक है, तो मुझे ये फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी पड़ेगी. तो मुझे यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए, फॉर मेजरिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट क्वांटिटीज डू आई नीड? 4 पाई स्क्वायर, दैट इज अ कांस्टेंट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट वैल्यूज है. एल, लेंथ, लेंथ ऑफ पेंडुलम चाहिए मुझे, उसको मेजर करना पड़ेगा. और क्या मेजर करना पड़ेगा? टाइम पीरियड. अब लेंथ और टाइम पीरियड ये दोनों मेजर करते टाइम कुछ ना कुछ एरर अराइज हो सकती है. लेंथ किससे मेजर करोगे तुम? मीटर रूल से. मीटर रूल के कैलिब्रेशन में कुछ इश्यू है, तुम्हारी पैरेलक्स एरर हो गई, वहां पे रैंडम एरर हो गई. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं हम लोग, स्टॉप वॉच में स्टार्ट और स्टॉप करते टाइम एरर हो गई, स्टॉप वॉच के कैलिब्रेशन में एरर हो गई. मतलब एरर का जो गुंजाइश है वो लेंथ और टाइम पीरियड दोनों मेजर करते टाइम डेफिनेटली है. So we need to learn to evaluate combined error in the calculated value of G. G की वैल्यू तो कैलकुलेट करके हमने निकाल ली, लेकिन कंबाइंड एरर फाइनल आंसर में कंबाइंड एरर कितनी है वो हमें सीखना पड़ेगा निकालने के लिए. One point that we need to keep in mind is that we are required to calculate maximum possible error in the final result. मतलब मुझे पूरी रेंज ऑफ एरर चाहिए कि जो G की वैल्यू है इन दो पॉइंट के बीच में, इन दो वैल्यूज के बीच में हो सकती है. मैक्सिमम पॉसिबल ये दोनों रेंजेस है. मैक्सिमम G की वैल्यू इतनी हो सकती है, मिनिमम इतनी हो सकती है. तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में एरर ऑफ सम और अ डिफरेंस. लेट A and B be two physical quantities with measured value A plus minus delta A. तुम्हें पता है ना A प्लस माइनस डेल्टा ए का मीनिंग क्या है? A प्लस माइनस डेल्टा ए का मीनिंग है कि ट्रू वैल्यू, A की ट्रू वैल्यू इज स्मॉलर देन इक्वल टू A प्लस डेल्टा ए एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू A माइनस डेल्टा ए. ट्रू वैल्यू किसकी ट्रू वैल्यू?
किसकी ट्रू वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? हम ये जो क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं ए, उसकी ट्रू वैल्यू की बात कर रहे हैं। वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ए प्लस डेल्टा ए, राइट? डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए है, हमने कल लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो तुम्हारी ट्रू वैल्यू में मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड करो, वो मैक्सिमम वैल्यू देगा तुम्हारी ट्रू वैल्यू की, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। और तुम्हारी ट्रू वैल्यू में से अगर मीन एब्सोल्यूट एरर माइनस करो तो वो तुम्हें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू देगा, किसकी? ट्रू वैल्यू की। मतलब ट्रू वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। अगर एरर को हम लोग ध्यान में रखें, इफ वी कंसिडर एरर, देन ट्रू वैल्यू लाइज इन अ पर्टिकुलर रेंज। ये रेंज जितनी छोटी होगी, मतलब ए माइनस डेल्टा ए और ए प्लस डेल्टा ए का जो गैप है वो जितना छोटा होगा उतना एक्यूरेट तुम्हारा मेजरमेंट होगा। प्रिसाइज नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्यूरेट बोल रहा हूं, ठीक है? ये जितना गैप छोटा उतना एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ज्यादा, एरर का जो गुंजाइश है उतना कम। तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी ले ली जिसका मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे, अब हम रेंज नहीं बोलेंगे, हम मेजर्ड वैल्यू के टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है? ए प्लस डेल्टा ए मेजर्ड वैल्यू है, दूसरी क्वांटिटी बी है, उसकी मेजर्ड वैल्यू है बी प्लस डेल्टा बी। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है? दे आर एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी, राइट? यही मैंने बताया था। Let Z represent the sum of A and B, and delta Z represent absolute error in the sum of A and B, that is Z. अब अगर कोई फॉर्मूला ऐसा है जो क्वांटिटी A और क्वांटिटी B के सम को रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है ना? अभी हमने G वाला फॉर्मूला देखा, तो G वाला फॉर्मूला ऐसा है कुछ, तो कोई दूसरा फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है यार एक फिजिकल क्वांटिटी का। A physical quantity can be expressed as sum of two यूनिक फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है? तो हमने एक z क्वांटिटी ले ली विच इज एक्चुअली अ फिजिकल क्वांटिटी, एंड इन रियलिटी इट इज द सम ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज a एंड b। तो डेल्टा a और डेल्टा b का इसमें क्या काम? बिल्कुल काम, क्योंकि डेल्टा a और डेल्टा b आर एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ a एंड b। तो हमें डेल्टा a और डेल्टा b जो एब्सोल्यूट एरर है उसको हमें कंसिडर करके ही ए और बी का सम लेना पड़ेगा। मतलब जब हम ए और बी क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो उनकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसका सम लेंगे। तो ए की मेजर्ड वैल्यू क्या है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी की मेजर्ड वैल्यू क्या है? बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये उसकी रेंज को हम लोग ऐड करते हैं, तो उनकी रेंजेस को रिस्पेक्टिवली मेजर्ड वैल्यू को ऐड करने से हमें क्या मिलता है? z प्लस माइनस डेल्टा z। क्या मिलता है हमें? z प्लस माइनस डेल्टा z, ठीक है? डेल्टा z क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन द सम, एब्सोल्यूट एरर इन z। z क्या है? सम ऑफ द टू क्वांटिटीज a एंड b। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये a और b को एक साथ लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करके। ब्रैकेट ओपन करके अगर सिंप्लीफाई करें, ए और बी साथ में आ जाएंगे, फिर आएगी प्लस माइनस की साइन, और फिर आएगा डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है? अब देखो z और a प्लस बी तो इक्वल है, z और a प्लस बी अगर इक्वल है तो दोनों साइड से कट हो जाएंगे, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट विथ? प्लस माइनस z इज इक्वल टू प्लस माइनस a प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है? तो इसका मतलब है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का अगर हम सम लेते हैं तो उनके सम में जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज है एरर की, वो कितनी होगी? वो होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है? और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? देखो, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यहां पे ये लोग ने नहीं बताई, ठीक है? बट मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज के लिए हमें ए और बी क्वांटिटीज पता होनी चाहिए, ए बड़ा है या बी बड़ा है, उसके हिसाब से मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी डिसाइड होगी, क्योंकि हमें साइन भी तो कंसिडर करनी पड़ेगी, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उसकी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही होगी, ठीक है? सो हमें यहाँ पे एरर
ऑफ सम ऑफ और अ डिफरेंस। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, क्या किया, एरर ऑफ अ सम, और उसमें हमने क्या पता लगाया, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर ऑफ अ सम। maximum possible value of error of a sum of two physical quantities A and B is nothing but the sum of two absolute errors of the given two physical quantities. Maximum possible value of the error of sum is equal to sum of errors of two sum of absolute errors of two physical quantities. ठीक है, अगर मुझे एरर ऑफ डिफरेंस काउंट करना है तो ये कैसे काउंट करूंगा, तो सपोज z है, z एक क्वांटिटी है विच इज डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज a एंड b। ठीक है, तो फिर से z को मैं लिख सकता हूं z प्लस माइनस डेल्टा z, a को मैं लिख सकता हूं a प्लस माइनस डेल्टा a, b को मैं लिख, अच्छा बीच में माइनस की साइन है ये भूलना मत, क्योंकि एरर इन अ डिफरेंस निकाल रहे हैं हम लोग, एरर ऑफ अ डिफरेंस, b प्लस माइनस डेल्टा b, a माइनस b को एक साथ लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी को अलग, z को अलग, z और a माइनस बी सीधा कट हो गया। फिर से मुझे डेल्टा z की वैल्यू मिली, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अगेन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एरर इन डिफरेंस कितना आया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो एक चीज यहां पे नोट करनी पड़ेगी तुमको, hence we have got the same result as we got in the case of finding the sum of a and b, hence the rule can be written as follows। क्या रूल है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का पहला रूल है, याद रखना, ये एरर ऑफ सम और डिफरेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का पहला रूल है, क्या है पहला रूल, when two similar physical quantities are added or subtracted, जब दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो लेंथ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट, दो एरियाज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो वॉल्यूम्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या एक लेंथ और एक वॉल्यूम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं। इसलिए बहुत मेटिकुलसली ये डेफिनेशन को समझ लेना, when two similar physical quantities, when two similar physical quantities are added or subtracted, then absolute error in the final result is equal to sum of the absolute errors in the individual physical quantities। एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू, ये लोग ने हमेशा याद रखना, ये लोग ने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू को ही एब्सोल्यूट एरर मान लिया है, मतलब मैक्सिमम एरर दो क्वांटिटीज के सम या डिफरेंस की मैक्सिमम एरर हो सकती है उन दोनों क्वांटिटीज की एब्सोल्यूट एरर का सम। समझा, ठीक है। चलो अभी एक टेम्परेचर वाला एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में उतर जाए। याद रखो एक बात कि धीरे धीरे चीजें सीरियस होने जा रही है। इट इज नॉट योर क्लास 10th सिलेबस, ये तो तुम्हें अभी तक समझ में आ ही गया हो। और अभी याद रखना कि, और एक चीज याद रखना कि हम अभी तक हमने 5% सिलेबस भी नहीं किया है, ठीक है, तो अभी तो बहुत कुछ तुम्हें देखना है। 11th का 5% भी नहीं किया है। एक बार हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा वैसे थियोरेटिकल है, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज इसमें शुरू हुई है, इसलिए मैं आराम से लेके जाना चाहता हूँ। वैसे भी ये साल हमें आराम से काम करना पड़ेगा, ये साल हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना पड़ेगा। जनरली इतना मौका नहीं मिलता है क्लासरूम में कॉन्सेप्ट डिस्कस करने का, बट क्योंकि हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा एज है, एक एक्स्ट्रा कंफर्ट है घर का, प्लस फ्यूचर अनसर्टेन है, ये याद रखना बात, फ्यूचर अनसर्टेन है। तुम ये मत सोचो कि फ्यूचर सर्टेन, फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता। ये सिचुएशन, हम ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं, एंड आई फील, पर्सनली आई फील कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न एंड टू बी स्किलफुल। सबसे बेस्ट टाइम है नई नई चीजें सीखने का, नई नई स्किल्स
नए पैटर्न, नया नॉलेज लेने का। क्योंकि जब ये चीज एंड होगी तब लोग मेंटली खत्म हो चुके होंगे, और तब जो मेंटली स्ट्रांग होगा वो सरवाइव करेगा। तो जितनी नई चीज सीखोगे इसमें इसमें टाइम का कोई बॉन्डेज नहीं। ऐसा नहीं है कि चलो एग्जाम आ रही है अभी जल्दी जल्दी खत्म करना है सिलेबस, कुछ नहीं है। कब होगी एग्जाम, कब स्कूल खुलेगी, केसेस तो 1 लाख के पार हो जा रहे हैं, कुछ पता नहीं, वी डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, तो इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा एज है हमारे पास, दैट इज ऑफ टाइम, इसको यूज करना है टू इंक्रीज आवर स्किल ऑफ नॉलेज। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें एडवांस लेवल तक नहीं लेके जाता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे बेसिक्स पे पहले काम करना। एक बार तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग बना, तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, फिर तुम थोड़े हार्ड लेवल के, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। ऑलरेडी मैंने जेडब्ल्यू का पहला वर्कशीट एक सेट्स का तुम्हें दे दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तो वो थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, फिजिक्स आएगा तो वो फिजिक्स और डिफिकल्ट लगेगा, बट डिफिकल्टीज तुम्हें रेडी करेगी चैलेंज लेने की। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बट दिस वॉज नेसेसरी टू शेयर विथ यू। नहीं तो तुम्हें लगेगा क्या फायदा है ये सब करके। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में भी आता है, और मेरे पास इसका आंसर भी है, लॉजिक भी है इसके पीछे का। क्वेश्चन ये आता है, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि अगर 1 साल इतना ही तकलीफ है कोविड का और ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, तो 1 साल सब कुछ खत्म कर दो ना, कैंसिल कर दो, स्कूल, एजुकेशन, सबको घर पे बिठा दो, खत्म करो 1 साल, कंसिडर ही मत करो। बट जस्ट इमेजिन, अगर 1 साल हम सब कुछ कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा? तुम्हारे फ्यूचर का 1 साल, तुम्हारी लाइफ का 1 साल डिलीट हो जाए। अब यही 1 साल तुम्हारी लाइफ का आगे जाके, वो जो 1 साल का तुम्हारा इनकम है, जो सैलरी है, इनकम है, वो जीरो हो जाएगा। जब तुम्हें जॉब शुरू करनी चाहिए तब तुम पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि वो 1 साल तुमने कुछ नहीं किया। जब तुम्हें प्रमोशन मिलना चाहिए था तब तुम स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि 1 साल पीछे चल रहे हो। समझ में आ रहा है? सो दिस इज अ लॉस, और ये लॉस नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? घर पे बैठ के पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कर लेते हैं। जब स्कूल खुलेगा और वो लोग बोलेंगे कि जिसको एग्जाम देना है दे के आगे 12th में चले जाओ, हम दे देंगे एग्जाम। और जिसने नहीं पढ़ाई किया, जो घर पे बैठा है, जो कुछ नहीं करना चाहता है और जो फायदा उठाना चाहता है, जिसको 1 साल वेस्ट हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घर पे बैठेगा, वो 11th में रहेगा, हम 12th में चले जाएंगे। समझ में आया तुमको? ये दिस इज द थिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू, कि ऐसा मत सोचो कि 1 साल नहीं पढ़ेंगे क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। You will be in time or ahead of those who are not working, who choose not to work because it's a lockdown and difficult situation. Difficult situation में ही तुम्हें स्ट्रांग होके बाहर निकलना है, तभी तो विनर बोलेंगे लोग तुम्हें। समझ में आया? चलो, हमारी बैच भी अच्छी है, स्ट्रांग बैच है ये, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं इसमें, पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, और मुझे चाहिए था और बड़ी बैच बने, बट सी इतना मैनिपुलेशन है बाहर मार्केट में, इतना लोग पीछे पड़ जाते हैं तुम्हें इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन देने के लिए, कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे मैनिपुलेट हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, जो मेरे पास टिक गए, जिसको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, जिसका मेरे साथ कुछ कनेक्शन है, वो मेरे साथ रह गए, और उसके साथ हम जर्नी को आगे लेके जाएंगे। राइट, लेट्स गो। सो लेट टेम्परेचर θ1, ये फर्स्ट क्वांटिटी है तुम्हारी, जैसे वो क्वांटिटी ए थी ना, वैसे ये θ1 टेम्परेचर है, 20 डिग्री प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये 20 डिग्री क्या है? ये उसका ट्रू वैल्यू, और ये क्या है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर वैल्यू है, प्लस माइनस। दूसरा टेम्परेचर है θ2, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.25 डिग्री सेल्सियस। देन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कैन बी रिटर्न एज, अच्छा अगर मुझे डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर चाहिए
तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, θ2 माइनस θ1। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं डिफरेंस लिखूंगा। तो 30 माइनस 20 क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस। फिर मैं प्लस माइनस की साइन डालूंगा और फिर मैं द मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन द डिफरेंस लिखूंगा। मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन द डिफरेंस क्या होगा, सम ऑफ द एरर्स ऑफ द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स। तो 0.5 प्लस 0.25, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस हो या सम क्वांटिटीज का, एरर को तो हम सम ही लेते हैं, एब्सोल्यूट एरर का तो हमें सम ही लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 0.75 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस 0.75 डिग्री सेल्सियस। एक टाइम है 2 सेकेंड, प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। दूसरा टाइम है 3 सेकेंड, प्लस माइनस 0.05 सेकेंड। तो टोटल टाइम मतलब सम ऑफ बोथ द टाइम्स क्या होगा, t1 प्लस t2 कितना होगा, t1 2 सेकेंड है, t2 3 सेकेंड है, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, प्लस माइनस, अच्छा एब्सोल्यूट एरर का तो सम ही लेते हैं हम लोग, तो 0.1 प्लस 0.05 दैट इज 0.15 seconds plus 0.15 seconds. So in both the cases of sum or difference, absolute error are always added to the final result. ठीक है, चलो, error of a product or a quotient. Let A and B be two physical quantities with measured values A plus minus delta A and B plus minus delta B. ठीक है, अब हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे, एरर ऑफ प्रोडक्ट और अ कोशेंट। कोशेंट मतलब डिवीजन। दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मेजर्ड वैल्यू इनकी a प्लस माइनस डेल्टा है एंड b प्लस माइनस डेल्टा है, और z क्या है, ए बी। z है इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट। तो डेल्टा z क्या होगा, चलो निकालते हैं। सो z इज इक्वल टू ए बी, सो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। जब ये पूरा ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब यहां पे डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट ए एंड बी। जो छोटे नंबर है, दे आर स्मॉल नंबर्स, और छोटे नंबर होने की वजह से उनका प्रोडक्ट और छोटा हो जाएगा, तो वी कैन इग्नोर देयर प्रोडक्ट। उनका प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला। उनका प्रोडक्ट कौन सा है मैं बता देता हूं, द प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट इज दिस वी कैन इग्नोर। ये हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z क्या हो जाएगा, ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा। डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय z इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, उसको z से डिवाइड कर दूं, और RHS राइट हैंड साइड, उसको मैं AB से डिवाइड कर दूंगा। तो z प्लस माइनस डेल्टा z जब z से डिवाइड होगा तो z डिवाइड बाय z तो मुझे 1 देगा, और डेल्टा z डिवाइड बाय z फ्रैक्शन में हम छोड़ देंगे। AB बाय AB मुझे 1 देगा, डेल्टा A इंटू बी बाय ए बी होगा डेल्टा A बाय ए, प्लस A डेल्टा B बाय ए बी होगा डेल्टा B बाय बी, बीच में प्लस माइनस की साइन एज इट इज। ठीक है, हेंस अब क्या होगा देखो, अब मैं दोनों साइड से ये 1 को हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मेरा फॉर्मूला मिलेगा, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द वैल्यू ऑफ z। व्हाट इज z, z इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज इन दिस केस। मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर in the value of z। relative क्यों बोल रहे हैं, why they are saying relative, because this error is not in the form of its pure form, it is not in its pure form, it is in the fraction form। fraction form में हमेशा relative error बोला जाता है, ये मैंने तुम्हें लास्ट
पार्ट में बताया था। डेल्टा जेड बाई जेड का मतलब क्या है? डेल्टा जेड का मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन जेड। जेड का मतलब क्या है? जेड का मतलब है द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। डेल्टा ए बाय ए, एब्सोल्यूट एरर इन ए अपॉन द क्वांटिटी ए, एब्सोल्यूट एरर इन बी अपॉन द क्वांटिटी बी। इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल एरर नहीं मिली, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर मिली इन द वैल्यू ऑफ जेड। और ये क्या केस है? दिस इज द केस ऑफ एरर ऑफ अ प्रोडक्ट। अब हम डिवीजन का केस देखेंगे। प्लीज ये नोट करते रहना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और ये डेरिवेशन फॉर्मूला में रिजल्ट हो रहा है, और ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में, इसलिए इसको नोट करते रहना बहुत जरूरी है। नाउ फॉर डिवीजन ऑल्सो वी कैन प्रोसीड एज फॉलोज। दो फिजिकल क्वांटिटी हमने ले ली, ए और बी। वी हैव टेकन टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, और उनकी मेजर्ड वैल्यूज हमने ले ली, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड जेड is equal to a divided by b, quotient of a and b, and delta z is the absolute error in z. Now we know that z is equal to a by b, so we can write z plus minus delta z as a plus minus delta a upon b plus minus delta b, राइट? अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज किया है हमने। a को कॉमन ले लिया, ए को कॉमन लिया तो तुम बोलोगे सर यहां तो ए है ही नहीं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमने ए को डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर मल्टीप्लाई किया और अंदर ए को डिवाइड किया। जब ए डिवाइडेड बाय ए करेंगे अंदर तो 1 मिलेगा, और डेल्टा ए बाय ए डेल्टा ए बाय ए ही रहेगा। वैसे ही बी को बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर डिवाइड कर दिया। सो दिस इज व्हाट यू गेट। बट ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि बाहर मुझे ए बाय बी मिला, ठीक है? ए बाई बी तो जेड है, तो इससे कुछ हो सकता है, ठीक है? इसका कुछ करते हैं अभी। पहले हमने ये जो बड़ा कंपाउंड फ्रैक्शन बनाया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो z प्लस माइनस डेल्टा जेड तो एज इट इज लिखा, ए बाई बी भी एज इट इज लिखा, फिर न्यूमरेटर लिख दिया। न्यूमरेटर क्या है? ये 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, और फिर जो डिनोमिनेटर है, सिर्फ डिनोमिनेटर, बी तो पहले ही लिख दिया है, सिर्फ डिनोमिनेटर उसको भी एज इट इज लिखा, बट विद द पावर ऑफ -1, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आया उसको। अच्छा, यहां पे डेल्टा बी बाई बी एक छोटा नंबर है, एंड हेंस वी कैन यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू री राइट द एक्सप्रेशन एज फॉलोज। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या है? तो तुम्हें फिजिक्स में हम लोग अभी सीखने वाले हैं, मैथमेटिकल टूल्स में, और मैथ्स में तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसका नाम है बाइनोमियल एक्सपांशन, जिसमें अगर तुम्हारा पावर अजीबोगरीब है, ज्यादा बड़ा है, तो कैसे एक बाइनोमियल को एक्सपांड करते हैं। जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर हमें पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट क्योंकि पावर 2 है तो इजी है फॉर्मूला याद करना, a प्लस बी द होल क्यूब भी याद कर लेते हैं, बट a प्लस बी द होल रेज टू 4 क्या करेंगे? ठीक है, वैसे ही यहां पे 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी द होल रेज टू -1 एक छोटा नंबर, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से इसको सिंप्लीफाई किया है वो लोगों ने। कैसे सिंप्लीफाई किया है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से वो लोगों ने, क्योंकि रेज टू -1 है और डेल्टा बी बाई बी एक छोटा नंबर है, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली वो लोगों ने लिखा है a बाई बी ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ब्रैकेट तुम देखोगे माइनस की साइन नहीं है, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। अब क्यों ऐसा लिखा है ये मैं तुम्हें थोड़ा सा रीजन देना चाहूंगा इसके पीछे का, तुम्हारे माइंड में भी होगा क्यों ऐसे लिख दिया है। देखो 1 था मेरे पास, 1 में कोई भी छोटा नंबर मैं ऐड करूं तो 1 की वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है? और 1 की वैल्यू में अगर ज्यादा फर्क नहीं आएगा, राउंड ऑफ करके अगर मुझे वो 1 ही दे रहा है,
1 में अगर कोई छोटा नंबर ऐड कर रहा हूं, बहुत छोटा नंबर, और वो उसकी वैल्यू राउंड ऑफ होके वापस 1 ही आ रही है, तो व्हाट इज 1 रेज टू माइनस 1? 1 रेज टू माइनस 1 इज 1 बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। मतलब ये जो नंबर है इसमें क्योंकि डेल्टा बी बाई बी छोटा नंबर है और उसके साथ 1 ऐड हो रहा है या उसमें से 1 में से वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 की वैल्यू में बड़ा चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए 1 रेज टू माइनस 1 1 ही रहेगा। तो हम लोग ये माइनस 1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से हमने इसको सिंपल बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप में वो लोग ने क्या किया है, दे हैव मल्टीप्लाइड दीज टू बाइनोमियल, और हमें क्या मिला, a बाई बी ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाय ए बाई बी। राइट, अब देखो आगे, जस्ट ओके, so we got this number z plus delta z. Okay, we got this equation. Now delta a and delta b are small numbers, and hence we can neglect the term with the product of both of them to rewrite the equation as follows. मतलब ये जो last वाला term है उसको वो लोग ने neglect कर दिया है, and they have written the whole equation as shown here. Now dividing the above equation by z is equal to ab, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये ab चला जाएगा, and will be left with this 1 1 दोनों साइड से कट जाएगा, and again will be left with the same relative error, the maximum value of relative error as we got in the product of two quantities, that is delta z by z is equal to delta a by a plus delta b by b. Note that we are getting the same result for multiplication and division both. Hence, the rule for error in product and division can be written as follows. Please isko note kar lo. When two physical entities are multiplied or divided, then the relative error of the final result is equal to the sum of the relative errors in the individual physical entities. जब दो फिजिकल क्वांटिटी को या तो मल्टीप्लाई करो या तो डिवाइड करो, तो जो रिलेटिव एरर आएगी फाइनल रिजल्ट की, दैट विल बी इक्वल टू द रिलेटिव एरर्स ऑफ द इंडिविजुअल फिजिकल एंटिटी, that will be equal to the sum of the relative errors of the individual physical entities. Error due to power raised on measured quantity, तो ये थर्ड टाइप की एरर है। पहला तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमने सम या डिफरेंस पढ़ा, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ा एरर में। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द एरर ड्यू टू पावर रेज्ड ऑन मेजर्ड क्वांटिटी। सो हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी हमने ले ली है ए, जिसकी मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड अनदर एंटिटी जेड ले ली है विच इज इक्वल टू ए रेज टू एन। ठीक है, लेट डेल्टा जेड बी एब्सोल्यूट एरर इन जेड, मतलब जेड तुम्हारी फाइनल क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू द फिजिकल क्वांटिटी रेज टू अ नेचुरल नंबर एन। ठीक है, जेड तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है, तो एब्सोल्यूट एरर इन जेड हो जाएगा डेल्टा जेड, तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। फाइनल रिजल्ट विल बी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। दैट इज बिकॉज वैल्यू ऑफ ए इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो हम लोग ए प्लस माइनस डेल्टा ए द होल रेज टू एन लिखेंगे। फिर इसमें से ए को बाहर निकालेंगे, लेकिन जब, याद रखो एक बात, तुम्हारे पास एक ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट में है x प्लस वाई, और ये पावर में यहाँ पे 2 है। अगर इसमें से x बाहर निकालना है तुम्हें, ठीक है, तो बाहर तो निकाल सकते हो जी, लेकिन अगर x बाहर निकला तो x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और फिर x की जगह पे तुम लिख सकते हो 1, और यहाँ पे लिख सकते हो y बाई एक्स। ऐसे तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो, मतलब किसी भी क्वांटिटी को बाहर निकाल सकते हो। वैसे यहाँ से अगर a को बाहर निकालना है तो a रेज टू n लिखना पड़ेगा। ठीक है,
Since delta A by A is a small number and hence we can use binomial approximation to rewrite the following equation as follows. अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, याद रखो, ठीक है। अगर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमने यूज किया तो हम क्या करेंगे कि हम 1 में एक छोटे नंबर को ऐड करके रेस टू n करने वाले हैं, ठीक है। यहां पे लोग ने लिखा है कि 1 को 1 ही रहने दो, क्योंकि 1 रेस टू n विल गिव यू 1, बट ये जो डेल्टा a बाय a स्मॉल नंबर है उसको n टाइम्स डेल्टा a बाय a लिखो, n टाइम्स। व्हाई n टाइम्स? बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ n टाइम्स, और अगर कोई नंबर अपने साथ ही n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है और वो छोटा नंबर है तो वो तो निग्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का एक रूल है, ये रूल तुम्हें a प्लस बी द होल स्क्वायर में भी देखने मिलता है। अगर तुम a प्लस बी द होल स्क्वायर करते हो ना तो तुम्हें क्या देखने मिलता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2 क्या है, ये 2a प्लस बी द होल स्क्वायर का पावर है जो आगे मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा, तो तुम बोलोगे तो सर यहाँ पे तो a भी है, हमने तो सिर्फ ये n डेल्टा a बाई a के साथ मल्टीप्लाई किया है, 1 के साथ क्यों नहीं किया? तो मैं बोल रहा हूं किया है मल्टीप्लाई, 1 तो है यहाँ पे, लेकिन 1 इंटू n n ही होता है, ठीक है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये कहां पे है सर, बी स्क्वायर कहां पे है? तो बी स्क्वायर, बी क्वांटिटी कौन सी है, डेल्टा ए बाय ए द होल रेस टू एन। डेल्टा ए बाय ए बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत छोटा नंबर है, तो उसको अगर पावर रेस कर दोगे तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए ये हो गया इग्नोर। ए स्क्वायर 1 स्क्वायर है, 1 रेस टू एन है, उसको 1 लिखा, प्लस 2ab मतलब n multiplied by 1 multiplied by delta a by a, that is n multiplied by delta a by a। अभी समझ में आया? ठीक है, ये लॉजिक यूज किया है, इसी को बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और इससे ये एक्सपांड हुआ। अब दोनों को z से डिवाइड कर देंगे, z इज इक्वल टू ए रेस टू एन से, तो ये तो हो जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 1, ये 1 दोनों साइड से कट जाएगा, एंड वी विल गेट डेल्टा z बाय z, that is the relative error in z, equal to n times the relative error in a। and what was n? n was the power raised on measured quantity। ये तुम्हारी जो measured quantity है ना, उसका power है n। so the final relative error in the final result is equal to n times the relative error in your original quantity, that is n times the relative error, ठीक है। नेक्स्ट, एरर ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिवीजन एंड पावर। जो हमने प्रोडक्ट और डिवीजन पढ़ा और पावर पढ़ा, उसका कॉम्बिनेशन ले लेंगे, इजी है, बहुत इजी है। वी कैन कंबाइन द रूल्स लर्नड अबाउट relative errors of all measured quantities in case of product and division are added to calculate the relative error in the final result. If in an equation a physical quantity is raised to some power, then that power is multiplied to the relative error for the quantity before adding it with others for final result। ये लोग क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। देखो, पहली बात, relative errors of all measured quantities in the case of product and division are added to calculate the relative error in the final result, ये हमने देखा। और अगर किसी इक्वेशन में किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोई पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई कर देता है रिलेटिव एरर के साथ फॉर द क्वांटिटी बिफोर एडिंग इट विद अदर्स फॉर फाइनल रिजल्ट। तो एक रैंडमली अज्यूम कर लेते हैं एक रिलेशन फॉर हाइपोथेटिकल फिजिकल एंटिटी z इन टर्म्स ऑफ मेजर्ड क्वांटिटीज a, b एंड c। तो z तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ a, b, c। a रेज टू l, b रेज टू m अपॉन c रेज टू m, या फिर a रेज टू l, b रेज टू m, c रेज टू माइनस n। ऐसा है ये z का फॉर्मूला। तो हमें कंबाइन करने सारे रूल्स को। अब याद रखो कि मेरे पास a रेज टू l है, तो डेल्टा z बाय z में मैं a को अलग से लिखूंगा,
क्योंकि a का पावर l है तो l को आगे मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर मैं रिलेटिव एरर इन a लिखूंगा, फिर प्लस साइन लिखूंगा, b का पावर है m तो m को आगे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं रिलेटिव एरर ऑफ b लिखूंगा, फिर c रेज टू माइनस n, ठीक है, c रेज टू माइनस n है, यहां पे ये लोगों ने प्लस n लिखा है, प्लस n डेल्टा c बाई सी, और यहां पे एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत ध्यान से देख लेना और नोट भी कर लेना, नोट दैट देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव साइन बिटवीन द टर्म्स irrespective of the fact that the raised power is negative or positive. एरर में, रिलेटिव एरर या फिर कोई भी एरर में हमेशा पॉजिटिव साइन ही डालते हैं हम लोग, यहां पे नेगेटिव साइन नहीं आ सकती. Note that there is always positive sign between the terms irrespective of the fact that raised power is negative or positive. Remember that we always calculate maximum possible error in the measurement. So error are always added together. हमेशा याद रखो ये प्लस क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमेशा हमें किसी भी रिजल्ट का मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है, तो एरर हमेशा ऐड हो जानी चाहिए साथ में, इसलिए हम एरर को मैक्सिमम रखते हैं ताकि सारी एरर ऐड होके हमको एक्यूरेट मेजरमेंट दे. और एक फॉर्मूला देख लेते हैं, z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी रेज टू 2/3 c डिवाइड बाई सी इंटू डी रेज टू 1/4. अब a b c d कहां पे है, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, डज नॉट मैटर, सारी एरर्स के बीच में प्लस साइन ही होने वाली है. a का पावर 2 है, आगे 2 मल्टीप्लाई हो गया और a की रिलेटिव एरर लिख दी. b का पावर 2/3 है, आगे 2/3 मल्टीप्लाई हो गया और रिलेटिव एरर इन b लिख दिया. c का पावर कुछ नहीं है तो आगे कुछ नहीं लिखा और रिलेटिव एरर इन c लिख दिया, प्लस d का पावर 1/4 है तो 1/4 लिख के रिलेटिव एरर इन d लिख दिया. दैट्स इट. तो मतलब तुम कितना इजीली प्रोडक्ट डिवीजन और पावर की एरर को कंबाइन कर सकते हो, ये यहां पे दिखा है. ठीक है, we can take another example of acceleration due to gravity at a point which can be written in the terms of time period and length of simple pendulum. यहां भी हम लोग एरर ढूंढ सकते हैं, मैक्सिमम एरर. अब एक बात याद रखो कि 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो 4 पाई स्क्वायर को हम लोग कंसिडर ही नहीं करें, तो डेल्टा जी बाई जी दैट इज रिलेटिव एरर इन जी फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन L क्योंकि उसका कोई पावर नहीं है, प्लस 2 टाइम्स बिकॉज इसका पावर 2 है, 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन T. खत्म. समझ में आया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. तो ये सारे फॉर्मूले यूज किए हैं. प्लीज वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूला नोट कर लो अगर अभी तक नोट नहीं किए. अगर ये सब नोट किया है तो बहुत अच्छी बात. चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. द टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 एंड T2. अच्छा ये T1 है एंड यहाँ पे T2 लिखना चाहिए, ठीक है. कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड द एरर देयर इन. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T2 माइनस T1. T2 है 50 डिग्री, T1 है 20 डिग्री, तो 30 डिग्री सेल्सियस होगा और प्लस माइनस करके एरर तो ऐड ही करना है, तो 0.5 प्लस 0.5 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, चलो चेक करते हैं. परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं. कितना इजी है देखो ये क्वेश्चन. 2 रेजिस्टेंस of values 150 plus minus 2 ohm and 250 plus minus 5 ohm are connected in series. Find their equivalent resistance. तुम बोलोगे सर ये तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा ही नहीं और उसके क्वेश्चन दे रहे हैं, तो बेटा यही है 11th. जो 10th में पढ़ा है वो समझ लेना है कि तुम्हें याद ही है. 10th का पूरा बुक तुम्हें मेमोराइज्ड हो गया, ये तुम्हें समझ के ही 11th साइंस में एडमिशन लेना है. ठीक है, अगर 10th की चीजें भूल गए हो तो 11th में क्या कर रहे हो, जाओ वापस 10th में या फिर कॉमर्स आर्ट्स ले लो, वहां पे चलता है, यहाँ पे नहीं चलता. ठीक है, यही डिफरेंस है दूसरी स्ट्रीम्स और साइंस में. यहाँ पे सब टिप ऑफ द टंग होना चाहिए. ठीक है, जो मेरा भी नहीं है. ये तो सिंपल है, ये सब सबको पता है, बट आई ऑल्सो स्ट्रगल विथ इट अ लॉट. ठीक है, तो मैं अपने आप को कोई महान टीचर नहीं मानता.
जिसको सब कुछ याद है और जो बड़े बड़े कैलकुलेशन ओरली कर लेता है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। बट मैं भी तुम्हें बोल रहा हूँ कि बीवेयर ऑफ दिस थिंग, यू आर एक्सपेक्टेड टू शो दैट काइंड ऑफ स्किल्स, ठीक है, जहां पे तुम्हें सब कुछ याद है, सारी इंफॉर्मेशन जो पढ़ी है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 में 150 प्लस 250 तो 400 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 प्लस 5 हो जाएगा 7 ओम। एरर हमेशा ऐड होती है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ब्रैकेट देना जरूरी है, सही है। ओके, और एक इलेक्ट्रिसिटी का धमाका। द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाय I, where V is 100 plus minus 5 volt and I is 10 plus minus 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। बहुत सही है। देखो यहाँ पे याद रखो, ये एरर इन कोशेंट वाला केस आया है, ठीक है। V और I की वैल्यू हमें पता है, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। एरर इन कोशेंट क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर्स, राइट। इट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो कैसे लिखेंगे इसको? पहले तो तुम्हें डेल्टा R बाय R लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I, ठीक है। सो डेल्टा V बाय V कितना है? देखो डेल्टा V हमें दिया है 5 वोल्ट, ठीक है। तो डेल्टा V बाई V हम लोग लिखेंगे 5 और V की वैल्यू है 100, प्लस डेल्टा I हमें दिया है 0.2 एम्पियर, तो यहां पे लिखेंगे 0.2 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू क्या है 10। सो ये हो जाएगा 0.05 प्लस 0.02 which is 0.07, which is nothing but 7/100। अब ये हो गई रिलेटिव एरर इन R, बट हमें परसेंटेज एरर ढूंढनी है, तो इंटू 100 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 7% इज द परसेंटेज एरर इन R। लेट्स चेक, करेक्ट, राइट। ये लोग ने अलग अलग परसेंट निकाल के फिर ऐड किया है, मैंने एक साथ रिलेटिव एरर निकाल के फिर परसेंटेज निकाला। द एरर इन मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब इज 2%। अच्छा, मतलब साइड ऑफ अ क्यूब को हम लोग A ले लेते हैं, ठीक है। उसमें एरर इन मेजरमेंट है 2%, ओके। सो इसका ये मतलब है कि A बाय डेल्टा A, अरे गलत लिखा, नहीं सही लिखा, नहीं गलत लिखा, डेल्टा A बाय A होना चाहिए। डेल्टा A बाय A इज इक्वल टू 2/100, सही है ना। 2/100 ही तो होगा, इंटू 100 करेंगे तो 2% आ जाएगा। डेल्टा A बाय A, दैट इज रिलेटिव एरर इन A इज 200। फाइंड द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो बहुत इजी है ये तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब, ठीक है। सो फाइंड द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, मतलब वो लोग रिलेटिव एरर की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू A क्यूब है, ये याद रखना। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। सो एरर इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को मैं लिख सकता हूं डेल्टा V बाय V। डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू वॉल्यूम का फॉर्मूला है A क्यूब और पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। सो यहां पे मैं लिखूंगा 3 टाइम्स डेल्टा A बाय A, सही है ना। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/100। एरर इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, अभी तुम्हें फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो लिखो 6/100, और अगर तुम्हें परसेंटेज एरर चाहिए तो लिखो 6%।
आंसर है 6/100 या 6%। तो मैंने क्या किया, डेल्टा वी बाई वी, उसकी जगह पे मैंने ए क्यूब का फॉर्मूला डाल दिया। ए क्यूब का फॉर्मूला जब डाला तो एरर में पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मैंने रिलेशन यूज कर दी। ठीक है, पावर में एक्चुअली यहाँ पे लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा मैंने, क्योंकि पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, चलो 6% है कि नहीं देखते हैं। परफेक्ट, 6%। सेम चीज जो हमने यूज किया वही। ठीक है, नेक्स्ट। The length, breadth and height of rectangular block are found to be this, this and this. Compute the percentage error in the volume of the block. अब volume क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मतलब क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में एरर कैसे ढूंढते हैं, सारे रिलेटिव एरर्स का सम हो जाएगा। ठीक है, तो कैन यू फाइंड डेल्टा वी बाई वी, इट विल बी डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाय एच। ठीक है, इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, ये तुम्हें करना है। तो वीडियो पॉज करो, जैसे कल तुमने, बहुत लोगों ने मुझे जो क्वेश्चंस किए थे सॉल्व्ड एग्जांपल्स विद द वीडियो, वो स्कैन करके भेजे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस एफर्ट कि तुरंत वीडियो देखा, वीडियो देखते ही साथ में ही ये सॉल्व भी कर लिया और स्कैन करके मुझे भेज भी दिया। तो मुझे पता चला कि उन्होंने वीडियो देखा भी है और ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, आई थिंक एवरीबडी शुड डू दैट। तो ये प्लीज अभी पॉज करके कर लो, हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। डन, लेट्स चेक द आंसर। तो आंसर है 0.74%, राउंडेड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये भी देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन z इफ z इज इक्वल टू, याद रखना z इज इक्वल टू क्या है, a रेस टू 4 b रेस टू 1/3, पावर आगे सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन अपॉन c इंटू डी रेस टू 3/2। ये तो अभी हमने एक देखा था, वैसे ही क्वेश्चन है। रिलेटिव एरर इन z ढूंढने बोल रहे हैं, ढूंढ सकते हो तुम, आराम से ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये भी वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करो अभी, प्लीज ट्राई करो अभी। डन, प्लीज चेक द आंसर। दैट्स इट, दैट्स इट, इतना ही आंसर, और कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू रेजिस्टर्स R1 100 plus minus 3 ohm and R2 200 plus minus 4 ohm are connected in series and parallel. Find the equivalent resistance of the series and parallel combination and use these formulae. Use for A the relation R is equal to R1 and R2, and for B the relation 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. तो ये क्या है भाई, ये क्या है, व्हाट इज दिस? स्क्वायर कहां से हो गया ये? चलो देखते हैं, लेट्स सी। सो सीरीज में क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, आर ई प्लस माइनस डेल्टा आर ई, सही है ना, ऐसे ही लिखते हैं, इज इक्वल टू R1 plus R2, which is 100 plus minus 3 plus 200 plus minus 4, which is 300 plus minus 7. सही है। So RE plus minus delta RE, equivalent resistance in series, RS होना चाहिए एक्चुअली, RS plus minus delta RS is equal to 300 plus minus 7। ये तो इजी था एरर के साथ। पैरेलल में क्या होगा,
सो पैरेलल में आर पी प्लस माइनस डेल्टा आर पी लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 1/R1 plus 1/R2, which is 1 सॉरी, इसमें मुझे कुछ याद आया है, पहले वो कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम लोग एलसीएम लेके तो लिख सकते हैं ना ऊपर, R1 plus R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, तो R1 plus R2 की वैल्यू तो पता है हमें कितनी है। R1 plus R2 की वैल्यू है 300 प्लस माइनस 7 अपॉन R1 R2। R1 R2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ R1 एंड R2। सो प्रोडक्ट ऑफ R1 एंड R2, इसमें हमें रिलेटिव एरर का फॉर्मूला पता है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हमें पता है, तो R1 R2 कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। एक काम कर सकते हैं, पहले हम R1 R2 को अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो R1 इज 100 प्लस माइनस 3 है ओम, और R2 है 200 प्लस माइनस 4 ओम। R1 और R2 ये तो है हमारे पास, सो वी कैन डेफिनेटली फाइंड व्हाट इज R1 R2। R1 R2 ये एक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ पे डैश नाम दिया है, ये हम भी दे देते हैं डैश। R1 R2 को R डैश बना देते हैं। ठीक है, सो रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट, दैट इज R डैश अपॉन डेल्टा R डैश upon R dash. Relative error in the product is equal to the sum of the relative error in the individual quantities. Sum of the relative error. ठीक है, so R1 का relative error कितना है, 3/100 प्लस R2 का relative error कितना है, 4/200, which is 2/100। ठीक है, तो हमें मिला 5/100, which is 0.05। ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव एरर इन R डैश। Relative error in R dash in case of R1 and R2. What is R1 and R2? R dash. Okay, so relative error in R dash हमें मिल गया। तो अगर हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो पहले तो नीचे R1 R2 है, राइट। हमने ऊपर क्या लिखा, न्यूमरेटर में 300 प्लस माइनस 7 लिख दिया, तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा R1 R2। R1 R2 का प्रोडक्ट क्या है, 100 इंटू 200। 100 इंटू 200 क्या होता है, 100 इंटू 200 होता है 20,000 प्लस माइनस 0.05। 20,000 प्लस माइनस 0.05, और ये हमें मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर। लेकिन ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, अभी भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। न्यूमरेटर तो ठीक है, न्यूमरेटर को कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। चलो आओ देखते हैं उन लोग ने कैसे किया है। पहले तो ये जो फॉर्मूला दिया है ये कुछ मेरे समझ में नहीं आया। डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर, ये स्क्वायर किया क्यों है ये लोगों ने डिनोमिनेटर में, तो ये स्क्वायर नहीं समझ में आया। सो सीरीज कॉम्बिनेशन तो आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेट्स चेक। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन तो करेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस, सो आर डैश इज दिस। सीधा वो लोग ने आर डैश निकाल दिया है, दैट इज 200/3 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमने उल्टा लिखा है क्या, ओह हमने उल्टा लिखा है, यस 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 यस, आई थिंक हमने कुछ उल्टा लिखा है, गलत लिख दिया है।
सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2, which is R1 plus R2 upon R1 R2, and therefore RP is equal to R1 R2 upon R1 plus R2. तो ये एक्चुअली ऐसा होना चाहिए RP R1 R2 जो हमने ऑलरेडी निकाला है, R1 R2 is 20,000 plus minus 0.05 upon R1 plus R2, that is 300 plus minus 7. और अगर इसको हम लोग अलग से कैलकुलेट कर पाए तो वी शुड गेट आवर आंसर. लेट्स चेक इसको कैलकुलेट करने से क्या आता है. पहले तो लेट मी कैलकुलेट 20,000 divided by 300, 66.67. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 66.67 प्लस माइनस 0.05 डिवाइड बाय 7, 0.05 डिवाइडेड बाय 7, 0.007 ओम. तो ये आया RP विथ एरर. ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने क्या किया. हमारा पहले फॉर्मूला में मिस्टेक हुआ था. ठीक है, तो 66.7 लिखा है. अच्छा, उसके बाद दे हैव यूज्ड डिफरेंशिएशन. नाउ दिस इज कैलकुलस. कैलकुलस का कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखा नहीं है और यहाँ पे कोई इसका एप्लीकेशन नहीं था जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था तब. तो उन्होंने यूज किया है डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन की वजह से स्क्वायर आ रहा था. एंड देन दे फाउंड द वैल्यू ऑफ R dash. R dash is parallel combination, equivalent resistance in parallel combination. तो they are getting 1.8. तो हमारा आंसर इसलिए अलग आ रहा है उनसे बिकॉज हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है. तो या आई वोंट कंसिडर दिस करेक्ट. दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग बिकॉज हमने डायरेक्टली 0.05 और 7 को डिवाइड करके लिख दिया है. ऐसे नहीं कर सकते. ठीक है, तो उनका मेथड करेक्ट है लेकिन वी कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड राइट नाउ बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिफरेंशिएशन व्हिच वी हैव नॉट डन टिल. तो अभी के लिए इसको थोड़ा साइड में रखो. ये आई थिंक या लास्ट क्वेश्चन है. चलो ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं. तो समझो कि हर एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी बिकॉज हमने वो टॉपिक नहीं कवर किया है या तो फिर उसमें कुछ कंफ्यूजन है, कॉन्ट्राडिक्शन है. ऐसे पहले भी हुआ था और आगे भी होगा क्योंकि सी टू गेट एवरीथिंग 100% फ्रॉम ऑल द टेक्स्ट बुक. जैसे ये एक रेफरेंस बुक है, सारी टेक्स्ट बुक से 100% सब कुछ समझना इज डिफिकल्ट. बट या वी कैन ट्राई टू गेट इट सॉल्व लेटर ऑन. A physical quantity y is expressed as y is equal to p square by r multiplied by q by root s the whole cube. If the percentage error in the measurement of p, q, r and s are 4%, 2%, 1% and 3%, calculate the percentage error in y. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लेट्स डू इट. तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? डेल्टा y बाय y is equal to 2 times delta p by p because p square है plus delta r by r plus थ्री टाइम्स डेल्टा q by q, 3 times डेल्टा q by q. अच्छा, रूट s का क्यूब क्या हो जाएगा? रूट s का जो क्यूब हो जाएगा वो हो जाएगा s रेज टू
3/2, राइट। s रेज टू 3/2, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा s बाय s, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा s बाय s। अब परसेंटेज एरर दी है हमें p में, q में, r में और s में, 4, 2, 1 एंड 3%। तो डेल्टा p बाई p कितना होगा? 4/100, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/100 प्लस डेल्टा r बाय r क्या होगा? 1/100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा q में एरर क्या है? 2%। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/100 प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा s बाय s, 3/100, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे इनको? सिंप्लीफाई करेंगे सर। 8/100 प्लस 1/100 प्लस 6/100 प्लस 9/200, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, इनको सबको ऐड कर सकते हैं। 6 + 1 7 + 8 15/100 प्लस 9/200। अब एलसीएम ले लो, 30 प्लस 9/200, ठीक है। दैट इज 39/200 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। 39/2, 39/2 कितना होता है? 19 1/2 परसेंटेज, 19 1/2 परसेंटेज, ये है परसेंटेज एरर इन वाई। लेट्स सी आता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। फिर से कुछ गूगल ही कर देंगे। यस, परफेक्ट, 19 1/2, 19.5 परसेंटेज, ठीक है। सो सारे आंसर में गलती नहीं होती है, बट कहीं कहीं पे हो जाती है, ठीक है। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, मे बी टुमारो इटसेल्फ, दैट इज अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये पार्ट 2 भी 3 वीडियोस के साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट बचेगा, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग जो कैलकुलस हमारा इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस या बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स जो बचा है वो करेंगे, और उसके बाद रियल फिजिक्स शुरू हो। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसका वेटेज भी नहीं है इतना, बट यस, हमें प्रॉपरली करना है, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।